दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में हम 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूं तो पूरे 5 साल कहीं ना कहीं देश में किसी न किसी विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं, वोटें डाली जाती हैं, रिजल्ट आता है, सरकार बन जाती है, बदल जाती है या वो ही रह जाती है और सब सामान्य हो जाता है उसके बाद। लेकिन जो इस बार जो दोस्तों ये चुनाव हो रहे हैं ना 5 राज्यों, ये बहुत गजब के चुनाव हैं। इन चुनावों के नतीजे देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं। ये आम चुनाव नहीं है। पिछले सालों में जो जैसे चुनाव होते रहे हैं, ये उस तरीके के चुनाव नहीं है। इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का नतीजा भी घोषित कर देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब 2000 के चुनाव होंगे तो जो 3 दिसंबर को, जो बिल्कुल नज़दीक ही है, कुछ ही दिनों की बात रह गई है, उसके जो नतीजे होंगे देश की भविष्य की राजनीति को तय करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। पूरे देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक पंडित पूरी तरीके से इन चुनावों पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे। अब वो क्या क्या हो सकता है। इन चुनावों के बाद 5 राज्यों के चुनाव की समाप्ति और 3 दिसंबर को परिणाम निकलने के बाद क्या क्या संभावनाएं बताई जा रही हैं। दोस्तों, यदि 3 दिसंबर को भाजपा इन राज्यों में 5-0 से पराजित हो गई तो भारत की राजनीति का पूरा सिनेरियो, पूरा दृश्य ही बदल जाएगा। और उन हालातों में जानकारों का मानना है कि मोदी शाह की जोड़ी की जो शक्ति है, वो आज जितने शक्तिशाली हैं, सारे देश की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। लेकिन 3 दिसंबर के बाद यदि भाजपा 5-0 से पराजित हुई तो लोगों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और क्या क्या उसके फलितार्थ होंगे, वो फलितार्थ ये हैं जो बताया जा रहा है। पहला तो ये होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के 28 या 26 बड़े बड़े राजनीतिक दलों के इकट्ठे होने पर भाजपा नेतृत्व ने जो आनन फानन में 38 दलों का एक कुनवा जोड़ा, ऐसा कुनवा कि जिसमें दर्जनों दलों के तो नामों का ही नहीं पता, कोई नाम ही नहीं जानता। किसी को ये भी नहीं पता कि इनका कोई, इस पार्टी का कोई एमएलए भी है या नहीं, कोई सांसद भी है या नहीं, या इनकी पार्टी लोकसभा या एमएलए का चुनाव भी आज तक लड़ी है या नहीं। तो ये जो 38 का कुनवा बना था, तो जानकार मान रहे हैं कि ये एनडीए का तथाकथित कुनवा भी बिखर जाएगा और उनमें से कई राज्य, कई राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। ये ही नहीं दोस्तों, वो दल, चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, चाहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई और हो, जो अब तटस्थता दिखा रहे हैं या उनकी थोड़ी बहुत नज़दीकियां भाजपा के साथ दिखाई दे रही हैं, तो वो भी भाजपा से किनारा कर लेंगे और 3 दिसंबर के बाद वो इंडिया गठबंधन के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा लेंगे। तो ये तो रही एनडीए गठबंधन की बात और विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा।
भाजपा में भी विद्रोह हो सकता है। जानकार मानते हैं कि जिस तरीके की राजनीति पिछले 9-10 साल में की गई है, जिस तरीके से कथित रूप से तानाशाही चली है और दो शीर्ष नेतृत्व ने पूरे देश की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया है। बेशक केंद्र में कितना ही बड़ा मंत्रिमंडल हो, उन सबके पूरे नाम बड़े बड़े पत्रकार तक नहीं जानते, क्योंकि उनका कहना है या उनका मानना है या दबे स्वरों में वो कहते भी हैं, चर्चा भी होती है पर्दे के पीछे, कि वो नाम के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नाम के, उनकी चलती उलती कुछ नहीं है। उनका फैसला लेने में लगभग कोई हिस्सा नहीं होता, सारे फैसले पीएमओ लेता है, प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है। तो इस तरीके की लोकतंत्र की दुर्गति भारतीय इतिहास में कभी नहीं रही, ऐसा पत्रकार भी मानते हैं, बुद्धिजीवी भी मानते हैं और सब राजनीतिक दल भी मानते हैं, जिनमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं। लोकतंत्र वैसे तो पूरे देश में ही दम तोड़ता नजर आया है पिछले 9-10 साल में, लेकिन भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही। भाजपा में भी लोकतंत्र नहीं रहा। बस 2 आदमी इस देश को चला रहे हैं, 2 आदमी भाजपा को चला रहे हैं और 2 आदमी ही सारे कुछ फैसले ले रहे हैं। तो इससे बहुत सारे नेताओं का दम घुट रहा है, वो प्रताड़ित हुए हैं, वो अपमानित हुए हैं और वो ऐसे लोगों की संख्या दर्जनों में है जो मोदी शाह के कमजोर होते ही वो फूट पड़ेंगे और भाजपा नेतृत्व के खिलाफ वो अपनी जुबान खोलेंगे, जिससे कि भाजपा में अफरा तफरी मच सकती है। उनमें बताया जा रहा है कि अब तक की जो स्थिति है, महाराष्ट्र से शुरू कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर एनसीपी को कमज़ोर किया गया, शिवसेना को कमज़ोर किया गया, शिवसेना की सत्ता हटाई गई और उनमें के मेल को तोड़ के दोनों पार्टियों को जिस तरीके से भाजपा की सत्ता कायम की गई, तो अब बताया जा रहा है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि जो गुट टूटकर एनसीपी से और शिवसेना से भाजपा के साथ आए हैं, सरकार बनाई है, वो अलग पार्टी के तौर पर चुनाव ना लड़े। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि ये दल अजीत पवार गुट और शिंदे गुट दोनों जो चुनाव है वो भाजपा के निशान यानी कमल पर लड़े। यदि भाजपा कमज़ोर होती है और वो 2-3 राज्य यदि जीत जाती है 500 में से, तो ऐसे नेताओं को, चाहे वो एनसीपी के नेता जो हैं अजीत पवार गुट, शिंदे गुट, उनकी मजबूरी हो सकती है कि उन्हें मजबूरी में भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन यदि भाजपा हारती है, 5-0 से हारती है, तो फिर वहाँ भी विद्रोह होगा और वो कमल के निशान पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और हो सकता है कि वो पुनः अपनी मूल पार्टियों में जाकर मिल जाएं, समझौता कर लें और भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दें। दोस्तों, ऐसा ही नहीं है, जो हिंदी राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, जिनमें चुनाव हो रहा है, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, उनको जिस तरीके से
किनारे लगाने की कोशिश की गई उससे, और वो प्रताड़ित हुए और उन्होंने अपने तरीके से भाजपा नेतृत्व को सबक भी सिखाया और अपनी शर्तों पर चुनाव लड़े और अपने सभी एमएलएज को या अपने चाहने वालों को उन्होंने टिकट दिलवाया। वही स्थिति लगभग राजस्थान में हुई। वहाँ पर भी कई भाजपा नेता विद्रोह की स्थिति में हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही स्थिति है। तो भाजपा के कमज़ोर होने पर, 5-0 से हार होने पर, ये सब नेता शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से सब भरे बैठे हैं। जिस तरीके से इनको अपमानित किया गया है या इनको इनके हक नहीं दिए गए हैं या उन्हें मंत्रिमंडल में काम नहीं करने दिया गया है। तो एक और चीज़ है जो आप जानते हैं कि कहा जा रहा है कि मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हैं, उनसे भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आज भी संपर्क में है। बेशक मायावती जी घोषणा कर चुकी हैं कि ना हम भाजपा के साथ जाएंगे और ना ही हम इंडिया के साथ जाएंगे, हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो माना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसमें ये है कि मायावती और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आप कह लीजिए, पर्दे के पीछे कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये तो बिल्कुल सही सबूत के साथ सूत्र बताते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन इसमें कोई अनहोनी भी बात नहीं है। आप जानते हैं कि कालांतर में उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। तो यदि मायावती इंडिया के खेमे में आती हैं, कांग्रेस के साथ गठजोड़ करती हैं, तो ये कोई अनहोनी नहीं कही जाएगी। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, नफ़ा नुकसान का खेल है। जिसको जो फायदा नज़र आता है वो उस तरफ चला जाता है। ये तो राजनीति का पुराना इतिहास है। राजनीति चलती भी इसी तरीके से है, ये कोई नई बात है नहीं। अब मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए ये मैं कह ही चुका हूँ कि बहुत सारे नेता हैं उत्तर प्रदेश में भी, खिलाफत करने वाले नेता हैं भाजपा के। और माना तो ये भी जाता है कि आरएसएस भी इस समय शीर्ष नेतृत्व से कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। बताया जाता है कि आरएसएस की भी कुछ बातें भाजपा हाई कमान या शीर्ष नेतृत्व मान नहीं रहा है। वो जिस तरीके से आरएसएस राजनीति करना चाहती है, उस तरीके से आरएसएस की बात मोदी साहब नहीं मान रहे हैं। ये भी बात निकल कर आ रही है। लेकिन सब मजबूरी में चुप हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं भाजपा में जो नितिन गडकरी जी की तरह सोचते हैं, और वो डरते नहीं हैं। अपनी बात जो उन्हें कहनी होती है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ या केंद्रीय सरकार के खिलाफ, उन्हें जो पसंद नहीं आता वो उसकी अपने स्टाइल में खिलाफत कर ही देते हैं। पिछले दिनों एक फंक्शन था दिल्ली में, जिसमें देखा कि प्रधानमंत्री सबको अभिवादन कर रहे थे, सब लाइन में खड़े थे, सब प्रधानमंत्री को अभिवादन नमस्कार कर रहे थे हाथ जोड़ जोड़ कर। लेकिन वो बड़ा ही अजीबोगरीब सीन था, जिसमें नितिन गडकरी प्रधानमंत्री को अभिवादन ना करके, नमस्कार ना करके, कमर के पीछे हाथ बांधकर तन कर खड़े रहे, सीना तान कर, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नमस्कार का भी जवाब नहीं दिया। ना तो जवाब दिया और ना अभिवादन किया, और मोदी जी उनके आगे से धीरे से निकल गए। तो ऐसे भी सीन देखने में आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं, यदि भाजपा एक
राज्य को भी जीत लेती है, जिसकी की संभावना बताई जा रही है। तेलंगाना में उसका कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है, वो जो चाहती थी वो नज़र नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा पराजित होती दिख रही बताई जाती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 21 बताई जा रही है। लेकिन जो जमकर मुकाबला हो रहा है वो है राजस्थान का महाभारत। वहाँ पर वैसे परंपरा भी ये रही है कि 5 साल के लिए भाजपा आती है, 5 साल के लिए कांग्रेस आती है। उस लिहाज से उस परंपरा को हम माने तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना चाहिए और भाजपा को सत्ता में राजस्थान में लौटना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत राजनीति वहाँ कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को उन्होंने आखिर में आकर समाधान किया है, उनको जो सुविधाएं देने का वादा किया है, स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे महिलाओं के लिए घोषणाएं हों, चाहे किसानों के लिए हों, चाहे गरीबों के लिए हों, चाहे आदिवासी या दलितों के लिए हों, या महिलाओं के लिए हों, व्यापारियों के लिए हों, तो उन्होंने जो तथाकथित घोषणाएं की हैं अशोक गहलोत ने, तो उनका असर तो राजस्थान की राजनीति में और चुनाव में नज़र आ रहा है। फिलहाल तो मेरा ये मानना है, बहुत सारे पत्रकारों का मानना है देश के, कि राजस्थान में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन हो कुछ भी सकता है, कांग्रेस भी जीत सकती है, चूंकि कांग्रेस ने कम बैक किया है, कम बैक कर रही है और आखिरी चरण के चुनाव होते होते माना जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत बराबरी पर आकर खड़े हो जाएं। और जिस तरीके से काफ़ी अरसे बाद राहुल गांधी ने राजस्थान में प्रचार शुरू किया है, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि 3 दिसंबर के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों का भविष्य तय हो जाएगा। और यदि भाजपा 5 राज्यों के चुनाव हारती है, 5-0 से पराजित होती है, तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा की 10 साल बाद विदाई हो सकती है और विपक्ष सत्ता में लौट सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे आकलन हैं, कयास हैं, और इसका पता तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। भाजपा 5 राज्यों में पराजित होती है या कोई राज्य जीतती है, या विपक्ष 5-0 से जीत हासिल करता है। यदि विपक्ष 5-0 से जीता तो विपक्ष हावी हो जाएगा 2000 के चुनावों में। और यदि भाजपा ने अच्छे परिणाम दिए, मोदी जी की मेहनत रंग लाई और जनता ने उनके चेहरे को इस बार भी स्वीकार किया और वो 2-3 राज्य जीतने में कामयाब हुए, तो फिर वही स्थिति रहने वाली है जो पिछले 10 साल से है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। ये तो हमारा आकलन, बाकी 3 दिसंबर के बाद क्या होगा हम फिर आपके सामने होंगे इस मुद्दे पर नया कोई समीकरण लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।